नमस्कार दोस्तों। एसएएस हरियाणा एग्जाम का जो पेपर 2 है बुक कीपिंग का, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक ट्रांजैक्शन से जो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, वो हमने देखा। तो अभी हम जो अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं, न कि प्लस या माइनस। तो अभी हम जो अकाउंट्स क्रेडिट होंगे या फिर डेबिट होंगे, उनको देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसके स्टेप्स क्या हैं कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर कहाँ एंट्री करेंगे। क्रेडिट या डेबिट अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, फिर वो कहाँ पोस्टिंग उनकी होगी, कहाँ उनको पोस्ट किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इस सारी प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मतलब है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शन के आधार पर हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। इस वाउचर को जो प्रिपेयर हमने किया है, उसी में से हम जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल भी इसी का ही एक पार्ट होता है। तो बुक्स ऑफ जो ओरिजिनल एंट्री है, इनमें से फिर हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं लेजर में। तो यहाँ पर जब लेजर में पोस्टिंग हो जाती है, लेजर का जो बैलेंस है, पर्टिकुलर जितने भी वहां पर लेजर होते हैं उस बिजनेस में, उन सभी का बैलेंस हम यूज करके फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशन हमने की है, वो हम देखते हैं कि अगर उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता है ट्रायल बैलेंस का, तो हमारी सारी एंट्रीज हैं वो सही हैं। अदरवाइज हमें लेजर और जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इनकी ट्रांजैक्शंस को हमें चेक करना होता है। ट्रायल बैलेंस जब हमारा एग्री हो जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हम वहां पर तैयार कर सकते हैं। तो ये स्टेप है हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस के। तो अभी हम इनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है, कि जो मॉनिटरी है नेचर में, हम सिर्फ उन्हीं को एंटर करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनको हम मनी में, मतलब पैसे में एक्सप्रेस कर सके या मेजर कर सके, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम इसमें एंटर करते हैं। ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वाउचर प्रिपेयर करेंगे। वाउचर प्रिपेयर करेंगे तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो इसका आधार है कि जिससे हमें पता चले कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है उसका वो सबूत होता है, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम वाउचर तैयार करते हैं और इसी जो जर्नल में हम एंट्री करते हैं वाउचर को देखकर, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि जर्नल भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही एक पार्ट है। तो इसमें एंट्रीज वाउचर को देखकर ही की जाती हैं। ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन एंड इज स्पेसिफाइड द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। कि हर एक वाउचर जो प्रिपेयर किया जाता है, वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग रहता है और इस वाउचर में स्पेसिफाई भी किया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद तो वाउचर से या सोर्स डॉक्यूमेंट से जो फर्स्ट एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होती है। द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल है वो इन्हीं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही एक पार्ट है, कि जिसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डे टू डे, डेट वाइज उसकी एंट्री की जाती है, जो डबल एंट्री सिस्टम के जो सिद्धांत हैं उसी के आधार पर। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा।
तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है कि एक ट्रांजैक्शन से दो इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है पोस्टिंग टू लेजर, कि जब हम जर्नल में एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद वहां से हम एक ही प्रकार की, जो एक ही नेचर की जो एंट्रीज हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर लेजर में एंटर करते हैं। कि जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिससे सारी एंट्रीज जर्नल या दूसरी जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें से जो पर्टिकुलर कोई अकाउंट है लेजर का, लेजर में, उसमें हम एंट्री करते हैं। लेजर एक मेन बुक है अकाउंट की, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो नेचर में एक ही प्रकार की हैं, वो अपने जो रिस्पेक्टिव अकाउंट हैं, जो उससे संबंधित अकाउंट है, उसमें क्लासिफाई होकर वहां पर पहुंच जाती हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है लेजर में, वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्लासिफाइड होती हैं और वो एक ही तरह की होती हैं। कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इकट्ठा एक ही लेजर में एंटर करते हैं, और जब कभी भी हम उन ट्रांजैक्शन को देखना चाहें तो एक ही जगह पर उससे संबंधित जो सारी ट्रांजैक्शंस है, उस एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम इजीली देख सकते हैं। तो लेजर में आसानी ये रहती है कि एक ही तरह की चीजें, उनकी जो नेचर में एक जैसी हैं, उनकी एंट्री एक ही जगह होती है। लेजर में एंट्री होने के बाद जो लेजर का बैलेंस होता है, उसको यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट एंट्रीज हैं, जो बैलेंस है लेजर्स का, क्रेडिट और डेबिट दोनों की एंट्री की जाती है। दोनों का टोटल होता है। अगर दोनों का टोटल मिसमैच हो जाता है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस का टोटल क्रेडिट और डेबिट साइड का जब मिसमैच हो जाता है तो हम लेजर और जर्नल की एंट्रीज को चेक करते हैं। A trial balance is a statement prepared with the debit and the credit balances of ledger accounts to check the arithmetical accuracy of posting and balancing of ledger accounts. Trial balance contains the balances of all ledger accounts. It provides a basis of preparation of financial statements, namely trade and profit and loss account and a balance sheet. कि जब ये टोटल है इसका ट्रायल बैलेंस का, जो हम लेजर के बैलेंसेस में से देख के इसकी एंट्रीज करते हैं, इन्हीं एंट्रीज को हम यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये तैयार की जाती हैं और ये इस अकाउंटिंग का फाइनल स्टेप होता है। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तैयार तभी की जा सकती हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री करता हो, जो इसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल बराबर हो जाए, मैच कर जाए। अगर मैच नहीं करता है तो हमें लेजर और जर्नल की एंट्रीज चेक करनी पड़ती हैं। एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स टोटल किए जाते हैं और हर तरफ वो दोनों बराबर होते हैं। बराबर नहीं हुआ तो हम पीछे की एंट्री चेक करते हैं। और जब पेज पर टोटल किया गया है और दूसरा पेज हम यूज कर रहे हैं, तो जो पहला पेज है जहां पर हमने टोटल किया, वहां पर हम कैरीड फॉरवर्ड लिखते हैं। तो जो टोटल कैरीड फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में हम जो लिखेंगे, वहां पर हम ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हैं या स्मॉल में B/F लिख देते हैं, ताकि पता चले कि हम जो ये टोटल है पिछले पेज का टोटल को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पेज के एंड में लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड, और किसी पेज के जब स्टार्टिंग में टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड जिसको किए थे, वहां पर हम ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो है कि जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनाने के बाद जर्नल में एंट्री करते हैं, तो वो जर्नल एक इसी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है। द बुक्स इन विच ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from a source document are called books of original entry. Journal is one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order. When the size of the business is small one,
बिजनेस का साइज छोटा है तो हम सिर्फ एक जर्नल की एंट्री से काम चला लेते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस होता है तो इसकी सब्सिडरी बुक्स और होती हैं जर्नल की, उनको हम यूज करते हैं। तो ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट सब्सिडरी बुक, कि हर एक ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग लिखी जाती है जब बिजनेस बड़ा होता है। तो सब्सिडरी बुक्स जिनको हम यूज करते हैं बड़े बिजनेस में वो कौन कौन सी हैं? कैश बुक, परचेजेज बुक, सेल्स बुक, और जब परचेज किया हुआ सामान वापस आए उसके रिकॉर्ड के लिए परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जब सेल किया हुआ सामान वापस आ जाए, बिल जो हमें बिजनेस को रिसीव करने हैं या बिल्स जो पे करने हैं, इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट होता है। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। These books are termed as books of original entry because transactions are first of all recorded in these books, कि सबसे पहले एंट्री इनमें होती है, इसीलिए इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। एक बिजनेसमैन एक जर्नल को यूज भी कर सकता है और वो चाहे तो इन सब्सिडरी बुक्स में से जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी यूज कर सकता है। ये कंडीशन नहीं है कि जो मेंशन की गई हैं सब्सिडरी बुक्स उन सभी को वो मेंटेन करे। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनमें से जिस बुक की रिक्वायरमेंट होती है उसी को मेंटेन किया जाता है। रूल्स ऑफ जर्नलिज्म की जर्नल में जब कभी एंट्री की जाती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इन सब चीजों को एक आधार है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स होने के आधार पर हम पता करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसके रूल्स है। रूल्स इन द सेंस हम कहें कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो जो ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनके रूल है जिनको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, कि ये बताते हैं कि किस चीज को, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जो पर्सनल अकाउंट है, जो व्यक्तिगत अकाउंट है, इसमें हम जो रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जिसको हम कुछ सामान या पैसा देते हैं तो जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जिससे हमें कुछ सामान प्राप्त होता है या पैसा प्राप्त होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। द पर्सन टू whom we give some money or goods is debited and the person from whom we receive some money or goods is credited। तो पर्सनल अकाउंट में हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम 20,000 रुपए गोपाल को देते हैं, तो हमने गोपाल को 20,000 रुपए दिए तो गोपाल यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका उल्टा अगर हम बात करें कि 20,000 रुपए हमने गोविंद से लिए, मतलब गोविंद से हमें प्राप्त हुए, तो गोविंद यहाँ पर गिवर हो जाता है, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए गोविंद अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में हमें ये ध्यान रखना है। तो पर्सनल अकाउंट जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के हैं, किसी फर्म के, या कोई ट्रेडर है, स्कूल, इंस्टीट्यूट, डेटर्स, क्रिएटर्स, बैंक या प्रीपेड रेंट अकाउंट है, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। इसके बाद रियल अकाउंट की बात करें, जो रियल हैं, यानी कि जिसमें वस्तुएं हम ले सकते हैं और वस्तुएं दे भी सकते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स रियल अकाउंट्स के तहत होते हैं। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो और जो बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, उसको हमें क्रेडिट करना है। द अकाउंट ऑफ द कैश और अदर प्रॉपर्टी which is received by the business firm is debited and which goes out of the business is credited। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने, जो बिजनेस ने
एक मशीनरी खरीदी 20,000 रुपए में, तो मशीनरी यहां पर कम्स इन है कि मशीनरी बिजनेस में आई है, इसलिए मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। रियल अकाउंट में कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो अकाउंट्स हैं, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे रियल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो नॉमिनल का मतलब जो नाम का अकाउंट है, जिसमें खर्चे होंगे या फिर हमें कोई आमदनी या कुछ जो गेन्स है, प्रॉफिट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो जो खर्चा हो जाए, जो नुकसान हो जाए, उसको डेबिट करना है, और जो इनकम हो, जहां पर प्रॉफिट हो, कोई गेन हमें मिले बिजनेस को, तो उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल अब इसका लेते हैं कि 20,000 रुपए सैलरी के बतौर पे किया गया। तो जब बिजनेस कभी भी सैलरी पे करता है तो वो एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है बिजनेस को, इसलिए एक्सपेंस की वजह से सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसके विपरीत जब कभी कोई कमीशन आता है या रेंट आता है, तो यहां पर 20,000 रिसीव हुए कमीशन के बतौर, तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है। उसी प्रकार नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम है उनको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, बैड डेट्स रिकवरी, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम जब नरेशन लिखेंगे और जब डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो उसमें लिखते हैं इन कैश और ऑन क्रेडिट। तो इसका कंसिडरेशन जो है डिसाइड करना है, इन द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द परचेज or sale of the goods, it has to be decided whether a transaction is for cash or credit because the entry is passed accordingly. उसी हिसाब से हम उसमें एंट्री करेंगे, और इसके लिए जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके लिए जो पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने हैं वो दिए गए हैं। इफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स की हो, तो या तो सेल हो गुड्स की या परचेज किया गया हो, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो उसमें जो परचेजर या सेलर है उसका नाम से हमें पता चलेगा कि वो नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है। उसी के आधार पर हम इस चीज को कंफर्म करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश की है या क्रेडिट की। अगर वो नाम नहीं दिया गया है, is not given, it is considered as a cash transaction। अगर परचेजर या सेलर का नाम नहीं दिया गया है तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर नाम दिया भी गया है और साथ में कैश वर्ड यूज कर रखा है तो भी वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होगी। कि परचेजर और सेलर का नाम दिया गया हो और गुड्स परचेज या सेल किया गया है इन कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन। अगर परचेजर और सेलर का नाम दिया गया है लेकिन कैश में हुआ या क्रेडिट पे हुआ वो ट्रांजैक्शन, कोई चीज नहीं बताई गई है, तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएगी। इफ द नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड वेदर इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। लेकिन एक्सपेंस के मामले में ऐसा नहीं है। एक्सपेंस में अगर नाम दिया भी गया है उस पार्टी का, रिसीविंग और या मेकिंग पेमेंट जो है उसका नाम भी दिया गया है, फिर भी हम उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। कहने का मतलब है कि एक्सपेंसेस के मामले में भले ही रिसीवर या पेमेंट जिसने की है उसका नाम दिया गया है और कैश या क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं किया गया है,
फिर भी हम उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। जो अब हम जर्नल में एंट्री करेंगे, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ, तो उसका जो पर्टिकुलर्स क्या है, तो ये जर्नल में जो हम एंट्री करेंगे, हम पहले उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल में सबसे पहले जिसका हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। यहां पर हमने एग्जांपल लिया जर्नल ऑफ राम एंड सन्स। उसके बाद हम डेट की एंट्री करेंगे। डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो यहां पर ये टोटल 5 कॉलम्स हैं। यहां पर हमने बात करने के लिए कि कितने कॉलम्स हैं ये डिस्कस करने के लिए लिखा है, अदरवाइज इन कॉलम्स को 1 2 3 4 5 एंट्री नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम 1 जो डेट कॉलम है इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले कॉलम जो डेट है उसमें हम डेट की एंट्री करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो साल या जो महीने की एंट्री करते हैं हम, वो सिर्फ एक ही बार की जाती है जब तक कि वो चेंज ना हो। कहने का मतलब है कि हमने जो महीना या साल लिखा है, अगर वो ट्रांजैक्शंस उसी की कंटिन्यू चल रही हैं तो हमें वो बार बार नहीं लिखना है, सिर्फ डेट हम लिखते जाएंगे और वो डेट भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। तो जो सीक्वेंस ऑफ द डेट्स एंड मंथ्स शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वहां पर 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो अकाउंट डेबिट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके साथ उस कॉलम के लास्ट में हम डीआर डेबिट भी वर्ड यूज करते हैं। सेकंड जो है उस लाइन में हम लिखेंगे जो अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और इस लाइन को हम जो डेबिट वाली एंट्री की थी उससे थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं ताकि डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्रीज हैं उनको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। और क्रेडिट वाली एंट्री को हम 2 वर्ड के साथ में स्टार्ट करते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करने के बाद हम एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन का यहां पर मतलब है कि जो हमने डेबिट या जो क्रेडिट किया है वो क्यों किया है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से ये एंट्री हुई है। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल्स इज गिवन। दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन and it is necessary to write the narration after each entry and should be short, complete and clear, which helps to know in future the reason for the entry and also as to why a particular account was debited or credited. तो नरेशन की एंट्री हो जाती है डेबिट, क्रेडिट और नरेशन, ये 3 एंट्रीज हम पर्टिकुलर कॉलम में करते हैं। उसके बाद है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो की जो एंट्री है कि जर्नल के बाद हम इन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर में। तो लेजर में जिस पेज पर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है तो उसका जो पेज नंबर है या कहें कि फोलियो नंबर है वो हम यहां पर एंटर करते हैं ताकि भविष्य में जब इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम वहां पर देखना चाहें तो हमें फटाक से पता चल जाए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस पर्टिकुलर पेज पे एंटर की गई है जो हम लेजर में देखना चाहे। तो इस जो लेजर फोलियो में हम पेज नंबर या फोलियो नंबर कहें वो लिखते हैं, उसका फायदा क्या है कि सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हमने जो पेज नंबर या कहें कि फोलियो नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने उस जर्नल में से एंट्री को लेजर में पोस्ट नहीं किया है। द LF column in journal shows whether an entry has been posted or not. If the page number of the ledger does not appear against an entry, it will indicate that the entry has not been posted to the ledger so far. दूसरा फायदा यह है
कि जो पेज नंबर लिखा गया है लेजर फोलियो कॉलम में जर्नल में, वो इंडिकेट करता है लेजर के पेज नंबर को कि वो ट्रांजैक्शन है कहाँ की गई है उसकी पोस्टिंग। तो इससे हमें फायदा है कि लेजर पोस्टिंग में हम जब फ्यूचर में कभी भी ट्रांजैक्शन को देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है तो हम एंट्रीज को जो वाउचर और लेजर में है इस लेजर फोलियो के नंबर के बिना नहीं कर पाएंगे। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी एंट्री हैज टू बी चेक्ड। Such checking will not be possible without the help of a ledger folio column. अब बचता है हमारे पास अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो फोर्थ कॉलम में अमाउंट डेबिट जिसकी हम पहले एंट्री करते हैं, तो जो अकाउंट डेबिट किया जाता है वो लिखा जाएगा। अमाउंट क्रेडिट जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी एंट्री इस कॉलम में की जाती है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, तो ये पर्सनल अकाउंट जो हमारे व्यक्तिगत हैं, रियल अकाउंट जो वस्तुओं को जिनको हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं वो रियल अकाउंट में आती हैं। नॉमिनल अकाउंट जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड हैं तो वो अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें हम वस्तुओं को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो इसका जो रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है जो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसको हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बाहर जा रही है बिजनेस से उसको हम क्रेडिट करते हैं जो हमसे कम हो गई है। तो रियल अकाउंट का ये है, क्रेडिट करो उसको जो जा रही है और जो हमारे पास आ रही है उसको डेबिट करना है। लायबिलिटी और कैपिटल के मामले में हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट की जाती हैं और जब ये डिक्रीज होती हैं तो डेबिट की जाती हैं। लायबिलिटी एंड कैपिटल क्रेडिटेड व्हेन इंक्रीज एंड डेबिटेड व्हेन डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो नाम का अकाउंट है, जिसका रूल है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है और राइट साइड में एक एम्प्लॉय है जो कंप्यूटर पे काम करने के लिए रखा गया है। तो जब बिजनेस इसको एक सैलरी देता है, पेमेंट देता है, तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होता है, एक लॉस है, इसलिए बिजनेस में यहां पर डेबिट किया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक एम्प्लॉय की बजाय एक बिल्डिंग है जिससे बिजनेस को पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो तब हम इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो नॉमिनल अकाउंट में ये होता है। नॉमिनल अकाउंट के बाद जब हम पर्सनल किसी व्यक्तिगत अकाउंट की बात करें, उसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम उसी बिजनेस का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि उन्होंने एबीसी ट्रेडर से उधार में क्रेडिट में सामान खरीदा था। अब उस क्रेडिटर को कुछ पेमेंट की है या टोटल पेमेंट की है, तो यहां पर पेमेंट की गई तो एबीसी ट्रेडर यहां पर रिसीवर है, इसीलिए उसको यहां पर हम डेबिट करेंगे। बिजनेस यहां पर गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों हमने इन ट्रांजैक्शन का क्रेडिट और डेबिट किस अकाउंट को किया जाएगा वो देख चुके। इससे रिलेटेड जब जर्नल की हम एंट्रीज करेंगे, पोस्ट करेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त हो आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।